भारत में राजनीति और क्रिकेट दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हर कोई एक राय रखता है, और कुछ ऐसे प्रदेश हैं भारत में जहां पर राजनीतिक माहौल जो है वो सदा गरमाया रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं, तो ये तो हालिया दिनों की खबरें हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत के एक ऐसे प्रदेश की जहां पर पिछले 3 या 4 साल से दो दलों के बीच में राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं बंगाल की। 2021 के चुनाव सर पर आ चुके हैं, जहां ममता बनर्जी पिछले काफी समय से केंद्र में शासित भाजपा को टक्कर देती रही है। वहीं पर भाजपा के प्रमुख स्ट्रैटेजी मेकर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह अपना वर्चस्व, भाजपा का वर्चस्व बंगाल में बढ़ाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कल की खबर के हिसाब से उन्होंने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया है। इसका कारण जो एम्बेसी के बाहर एक छोटा बम जो एक्सप्लोड हुआ था उसे बताया जा रहा है, परंतु उनका दौरा ना करना क्या आने वाले समय में भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है? क्या सिर्फ अमित शाह ही एक ऐसा चेहरा बन पाएंगे वहां पर जो भाजपा को एक ऐतिहासिक जीत दिला देगा? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंगाल का भविष्य क्या होगा। क्या दीदी तीसरे टर्म में आएंगी या भाजपा अपनी पहली पारी की शुरुआत करेगी? जब से वहां पर 2021 के चुनावी बिगुल बजे हैं, तो हर एक राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन और गठजोड़ की राजनीति करना शुरू कर चुका है। सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी की अगर हम बात सुने तो वो ये कहते हैं कि बंगाल की जनता पिछले 2 टर्म से परेशान हो चुकी है ममता बनर्जी शासित टीएमसी सरकार से, और वो पुरजोर प्रयास करेंगे कि इस बार ममता बनर्जी की इन विधानसभा चुनाव में हार हो। कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो एक बड़ा खेल रच सकते हैं राजनीति का? यहां पर बात करते चलते हैं और कोशिश करेंगे कि साधारण शब्दों में और कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ पूरी राजनीति के बारे में आपको बता पाए। शुरुआत करते हैं कि कितनी वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कितनी सीटें आती हैं। बंगाल विधानसभा में कुल सीटें जो आती हैं वो हैं 294। इसमें से 2016 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो अत्यधिक सीटें जिस पार्टी ने ली थी वो थी ममता बनर्जी की टीएमसी। ममता बनर्जी की टीएमसी ने कुल 211 सीटें जीती थी। बाकी पार्टियों की अगर हम बात करें, जहां लेफ्ट ने 33 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी और भाजपा ने मात्र 3 सीटें जीती थी। बहरहाल ये तो था 2016 का विधानसभा चुनाव। 2019 तक आते आते जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाजपा एक अलग ही रंग दिखा गई बंगाल के इस प्रदेश में। जहां 3 सीटें मात्र जीती थी 2016 के विधानसभा चुनाव में, वहीं पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को मिली थी 43.3% वोट। वहीं पर वोट प्रतिशत के इस पायदान में दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो थी भाजपा, 40.3% वोट के साथ। बहुत बड़ा बदलाव आया। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर दिया और भाजपा ने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया है। दोनों तरफ से बयानबाजी चलती रहती है। पिछले कुछ दिनों की अगर आपने खबर देखी हो तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बंगाल गए थे, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, एक मंच पर इकट्ठे होने के बावजूद भी दोनों नेताओं के बीच में दूरियां दिखाई दे रही थी। जहां जैसे ही ममता बनर्जी माइक पर आई और जय श्री राम का उद्घोष होना शुरू हुआ तो ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा कि आप मुझे यहां बुलाकर इस तरीके से अपमानित मत कीजिए। भारत के गृह मंत्री
और भाजपा के प्रमुख वास्तुकार अमित शाह की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी अगर फिर से जीतती है तो इट वुड बी अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटी पक्ष जो वहां पर है उसे खुश करने के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा और एक डिसबैलेंस क्रिएट होगा सोसाइटी में, जिससे गुंडागर्दी बढ़ेगी, जिससे हिंदुओं का हनन और ज्यादा होगा। वहीं पर दूसरी ओर ममता बनर्जी का यह कहना है कि अगर भाजपा जीत जाती है तो वो अपने हिंदुत्व के एजेंडा के साथ जीतेगी और जो बंगाल की संस्कृति है जो इतनी विविध है उसको नुकसान होगा, उसको ठेस पहुंचेगा। खैर, इन दोनों की बातों में कितना दम है ये तो बंगाल की जनता अपने अंगूठे के निशान से बताएगी कि जब वो ईवीएम पे बटन दबाएगी तो वो किसका बटन दबाएगी। और आंकड़ों की बात करते हैं हम यहां पर। अगर हम 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 की लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों की एक कंपैरिजन करते हैं या उनके वोट शेयर की तुलना करते हैं तो हम ये पाएंगे कि भाजपा इसमें एक क्लियर कट विनर बनके उभरी है। मैं आंकड़े आपके आगे प्रस्तुत करता हूं। 2016 के असेंबली इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो टीएमसी को मिला था 45% वोट। वहीं पर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर 1% का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था और उन्हें 44% वोट मिला था। वहीं जो चौंकाने वाले तथ्य हैं या आंकड़े हैं वो हैं भाजपा के। 2016 के असेंबली इलेक्शंस में जहां उन्हें मात्र 11% वोट मिला था, वही वोट प्रतिशत 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% आ गया था। बहुत बड़ा उछाल था ये। लोगों ने जहां टीएमसी पर अपना भरोसा जताया था, वहीं पर लोगों के मत ने टीएमसी के लिए एक बहुत ही पुरजोर और प्रबल प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया। उसका नाम भाजपा है। राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि इसमें बदलाव का, इस आंकड़े में जो ये छलांग आई है, इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की छवि। एक छवि जो नरेंद्र मोदी की है भारतीय जनता में, जहां उनका चेहरा आ जाता है, जहां उनका नाम आ जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि जब फैसला ये लिया जाना चाहिए कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, तो आज के समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की छवि के आसपास कोई भी नेता नहीं है। यही एक डिसाइडिंग फैक्टर बना 2019 के लोकसभा चुनाव का। एक और आंकड़ा मैं आपके आगे प्रस्तुत करता हूं, वो भाजपा पार्टी से रिलेटेड है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर भाजपा का वोट प्रतिशत जो है वो गिरा है। तो क्या यही ट्रेंड हमें 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 51% वोट लिए थे, वहीं पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यह मात्र 45%, माफ कीजिएगा 42% वोट के साथ सिकुड़ गई थी। दूसरी स्टेट की ओर बढ़ते हैं, वो है हरियाणा। हरियाणा में भी 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो हमने ये देखा कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो मौजूदा दौर में है वो जेजेपी के साथ गठबंधन में खड़ी है। जहां 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 58 मत प्रतिशत इनके पास आए थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव में वो मात्र 37% था। तीसरी स्टेट जिसकी हम बात करते हैं वो है दिल्ली। दिल्ली में जहां लोकसभा चुनाव में इनके पास 57% वोट आए थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव में यह घटकर 40% रह गया था। चौथी स्टेट की बात करते हैं, वो है झारखंड। झारखंड में जहां 55% वोट थे इनके पास लोकसभा चुनाव के दौरान, वो विधानसभा चुनाव में गिरकर 33% रह गए थे, 22% का गिरावट। पांचवी स्टेट बिहार। बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि नीतीश दोबारा
मुख्यमंत्री ना बन पाए। हालांकि बिहार के इलेक्शन के अंदर एक नया चेहरा सबने देखा था और एक्नॉलेज किया था उसको, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव। खैर, हम बात भाजपा की कर रहे हैं तो भाजपा के ही आंकड़े आपको बताते हैं। लोकसभा 2019 के चुनाव के दौरान यहां से 49% वोट भाजपा ने लिए थे, परंतु विधानसभा चुनाव में ये घटकर 38% रह गए थे। ओवरऑल अगर आप 5 स्टेट्स का एवरेज निकालते हैं तो आप ये पाएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव और इन 5 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव में जो गिरावट आई है भाजपा के वोट बैंक में, वो लगभग 13% की है, और ये प्रतिशत बहुत बड़ा होता है। बंगाल के ज्योग्राफिकल रीजन की थोड़ी चर्चा यहां करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ज्योग्राफिकल रीजन हो सकता है छोटा हो, पर वहां पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दक्षिणी बंगाल ऐसा माना जाता है कि विधानसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दक्षिणी विधानसभा को मोटे मोटे आप 5 भागों में बांट सकते हैं। आइए उनके बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहले दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों का पहाड़ी और तलहटी क्षेत्र, अलग से ये एक उप क्षेत्र बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 5 उप क्षेत्र में इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो पहला जो है वो ये है। दूसरा जो है उत्तरी जिले मालदा और उत्तर दक्षिण दिनाजपुर है। राज्य के सेंट्रल रीजन मुर्शिदाबाद और बीरभूम जो है वो तीसरा हिस्सा बनाते हैं। चौथा हिस्सा जो है वो पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुरा, छोटा नागपुर, पठार का विस्तार क्षेत्र है, जिसे जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि राज्य का सबसे बड़ा उप क्षेत्र जो है वो दक्षिण बंगाल है, जिसमें ग्रेटर कोलकाता शामिल है। दक्षिण बंगाल आबादी के घनत्व के हिसाब से भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है। अगर हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सत्ता की चाबी जो है वो दक्षिण बंगाल के हाथ में है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम आबादी का समीकरण अगर हम देखते हैं तो देश में जम्मू कश्मीर और आसाम के बाद बंगाल जो है वो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से। 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य में 27% जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है। मुसलमान जो हैं वो हमेशा से ही अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली पार्टी कांग्रेस के लिए वोट करते आए हैं, परंतु एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवीसी की जो एंट्री हुई है क्षेत्रीय राजनीतिक चुनाव में, उसने बहुत बदलाव ला दिया है। जो वोट बैंक हमेशा कांग्रेस को ही वोट डालता था, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव खड़ा हो गया है ओबीसी की शक्ल में। ये ऑल्टरनेटिव इतना प्रबल होता जा रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना है कि एआईएमएम ओबीसी जो हैं वो बीजेपी की पार्टी बी है। पर क्या ये बात वहां का वोटर समझ पाएगा? क्या वोटर भी इसी बात पे तवज्जो देता है? खैर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हमारा प्रयास यहां पर इतना है कि आप ये समझ पाएं कि किस तरीके के राजनीतिक या धार्मिक समीकरण इस बंगाल के इलेक्शन में एक नया अध्याय रच सकते हैं। अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी बंगाल के अंदर सामान्य रूप से वितरित नहीं है। आप अगर देखेंगे तो पहाड़ी और जंगल महल क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी जो है वो कम है, वहीं उत्तर दक्षिण और मध्य बंगाल में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक हैं। मध्य और उत्तर बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा, ये 2 जिले जो हैं ये मुस्लिम बहुल्य जिले हैं, जहां मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम जनसंख्या है, वहीं पर मालदा में 51% मुस्लिम जनसंख्या है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में, वहां पर लगभग 50%, जो एग्जैक्ट फिगर है वो 49.9% है।
ये वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये वोट बैंक जो है ये बदलाव लाने की ताकत रखता है। और पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि टीएमसी का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड था इसके ऊपर, परंतु ये स्ट्रांग होल्ड अब टूटता हुआ दिख रहा है। टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में दो नाम सेंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला नाम है अब्बास सिद्दीकी, जो हुगली जिले में है और लगभग 3000 मस्जिदों को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा नाम है AIMM के ओवैसी। तो क्या ये जो मुस्लिम बैंक में सेंध लगेगी, इससे काम जो आसान होगा वो भाजपा का आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वोट टीएमसी को जाने थे वो एक दूसरी पार्टी को चले जाएंगे, और वो पार्टी जो है हम सब जानते हैं कि सरकार बनाने की क्षमता नहीं रखती, सरकार को समर्थन देने की क्षमता जरूर रख सकती है। पिछले दिनों में बहुत आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं जो राजनीति का हिस्सा रहते हैं, जहां बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए अवतार को एक पॉलिटिकल गिमिक बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने इस नए अवतार में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखना चाहते हैं और वहां की जनता से वोट लेना चाहते हैं। वहीं पर लोग ये कहते हैं कि जय श्री राम का जो नारा है वो ममता बनर्जी के कानों को चुभता है। खैर, नड्डा जी जब वहां गए थे तो उनके कॉन्वॉय पर जो हमला हुआ था, जिसे पूरी नेशनल मीडिया ने काफी बड़े स्केल पर कवर किया था, क्या ये सारे फैक्टर एक बदलाव ला पाएंगे? बंगाल के अंदर जो हिंसा चल रही है दोनों पार्टी के वर्करों के बीच में, वो जग जाहिर है, और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ऐसा वहां पर होना शुरू हो गया था। बीजेपी का यह दावा है कि टीएमसी के बहुत से बड़े कदवार नेता और कांग्रेस और लेफ्ट के भी काफी नेता उन्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार खड़े हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजनीतिक गठजोड़ शुरू हो चुका है। 2021 का चुनाव जो है वो नजदीक है, और भाजपा अगर बंगाल जीतती है तो भारतीय राजनीति में ये एक नया अध्याय लिखा जाएगा। एक स्ट्रांग पोजीशन जो टीएमसी की ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ मेंटेन करती आई है, या हमेशा इस मुद्दे को उठाती आई है कि इनका हिंदुत्व राष्ट्र का जो एजेंडा है वो बंगाल में नहीं चलेगा, चाहे वो सीए एनआरसी की भर्त्सना करते हुए उन्होंने बोला हो, या जो विफलताएं वो गाहे बगाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की गिनाती रहती हैं। अंत में वोट किस तरफ जाता है ये मायने रखता है, और हमने अक्सर ये देखा है कि रातों रात वोट जो हैं वो पासा पलट जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप कौन सी पार्टी को जीतता हुआ देख रहे हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर Facebook पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।